गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 12 में आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस के सेकेंड चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया था, जिसके अंतर्गत फैक्टोरियल फंक्शन एंड डिफरेंस ऑपरेटर के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। अब जो फर्स्ट यूनिट का जो सेकेंड चैप्टर है वो आपके पास में इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन के बारे में है। आज अपन जानेंगे कि इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन क्या होते हैं और इसको सॉल्व करने के लिए किस प्रकार के मेथड न्यूमेरिकल एनालिसिस में अपन यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन होता है, उसकी अपन को रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी या फिर अपन इसका कहाँ पर यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अपन यदि एक कोई भी फंक्शन की बात करते हैं y = f(x) होता है, जहाँ पर अपन को पता है कि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल अर्थात स्वतंत्र चर होता है और y जिसको अपन प्रविष्टि बोलते हैं या एंट्री बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कोई भी आपको यदि फंक्शन गिवन होता है f(x) = x⁴ - 4x + 3 या y = sin(x) या y = log(x), किसी भी प्रकार का फंक्शन गिवन है, तो अपन उस फंक्शन की x के किसी भी पॉइंट पर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। कैसे कि उस पॉइंट को अपन उस फंक्शन के अंतर्गत पुट करके, जैसे आपके पास में ये फंक्शन है और इस फंक्शन की मुझे x = 1 पर वैल्यू निकालनी है, तो f(1) = ये आ गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अपने पास में जो फंक्शन होता है वो अननोन होता है, अर्थात अपन को फंक्शन दिया हुआ नहीं होता है और कोई प्रॉब्लम आपके पास में टेबुलर फॉर्म में दी हुई अर्थात टेबल के रूप में गिवन हो। जैसे मैंने एक कंसीडर किया है कि x की वैल्यू आपके पास में 1 है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू 2 है, और जब x की वैल्यू 2 है तब 6 है, 3 है, तब 8 है, 4 है, तब 10 है और 5 है, तब 15 है। ये आपके पास में x की सम वैल्यूज़ दे रखी है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज दे रखी है अर्थात फंक्शन की वैल्यू दे रखी है। अब यदि अपन को कह दिया जाए कि अपन को x = 3.5 या 2.5 या 5.5 या फिर आपके पास में 0.5 अर्थात 1 से कम, उस पॉइंट पर यदि आपके पास में y की या फंक्शन की वैल्यू अपन को निकालने को कहा जाए तो अपन निकाल नहीं सकते, क्योंकि अपने पास में फंक्शन ज्ञात ही नहीं है। यदि फंक्शन का पता होता अपन को तो अपन x बराबर किसी भी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ इस टेबल के अंतर्गत आपके पास में कुछ x की वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, तो इसके कोई भी इंटरमीडिएट या आपके पास में इस रेंज से जो x की रेंज दे रखी है, इसके बाहर x की किसी भी वैल्यू पर अपन फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अब देखिए, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपने पास में इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो अपन अब स्टेट करते हैं कि आपके पास में कोई भी टेबुलर फॉर्म में या कोई आपके पास में डेटा दे रखा है, तो उन डेटा के बीच की इंटरमीडिएट वैल्यू के रेस्पेक्ट में फंक्शन की वैल्यू या फिर जो डेटा दे रखा है उस डेटा से बाहर रेंज के किसी भी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू किस प्रकार फाइंड करते हैं, तो उसको अपन इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन की सहायता से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अपन देखते हैं कि इंटरपोलेशन क्या होता है और उसके बाद में देखेंगे कि एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है। अब देखिए, मैंने क्या लिया यहाँ पर, x आपको मैंने पहले ही बता दिया था आर्ग्यूमेंट या स्वतंत्र चर और y प्रविष्टि है। कंसीडर कर लीजिए कि ये आपके पास में टेबल दे रखी है जिसमें ये आपके पास में वर्ष दे रखे हैं और उस वर्ष के कॉरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन है वो उसकी जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रही है। 1951 में आपके पास में जनसंख्या थी 40 करोड़, 1961 में आपके पास में 48 करोड़, 71 में आपके पास में 60 करोड़ और इस प्रकार आपके पास में डेटा दे रखा है। अब देखिए, फंक्शन अपन को अज्ञात है, फंक्शन की वैल्यू पता नहीं है। अब अपन को कह दिया जाए कि 1975 में अर्थात आपके पास में इन दोनों के 20 की वैल्यू दे दी जाए कि 1975 में आपको बतानी है कि जनसंख्या क्या होगी,
तो 1975 में जनसंख्या ज्ञात करने की जो विधि होती है वो इंटरपोलेशन कहलाती है, क्योंकि ये आपके पास में देखिए इन जो डेटा दे रखा है, एक्स का परिसर दे रखा है, उसका कोई मध्यवर्ती मान है, इंटरमीडिएट वैल्यू है। और जब आपके पास में एक्स की कोई इंटरमीडिएट वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग यदि अपन फंक्शन की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो उस मेथड को अपन कहते हैं अंतर्वेशन या इंटरपोलेशन। और यदि आपको ऐसा कह दिया जाए कि मुझे 1945 में या फिर आपके पास में 2005 में या 10 में यदि जनसंख्या ज्ञात करनी है तो वो x के इस रेंज से बाहर की वैल्यू है, तो उस मेथड को अपन कहते हैं एक्स्ट्रापोलेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है बहिर्वेशन। अब देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एक ऐसी विधि जिसमें स्वतंत्र चर x के किसी मध्यवर्ती मान, अर्थात ये जो आपके पास में x की रेंज दे रखी है, इसका कोई भी एक इंटरमीडिएट वैल्यू या मध्यवर्ती मान के संगत f ऑफ x का मान, अर्थात यह जनसंख्या ज्ञात करने से है f ऑफ x का मान आकलन करना होता है, उस विधि को अपन कहते हैं अंतर्वेशन या इंटरपोलेशन। जबकि इसने कंडीशन दी है कि स्वतंत्र चर x के विभिन्न मानों के संगत f ऑफ x के मान दिए हुए होते हैं, क्योंकि अपन को देखिए ये जो x की रेंज दे रखी है, इन रेंज के कॉरस्पॉन्डिंग अपन को इस फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, इसके कोई भी मध्यवर्ती मान के संगत अपन फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं तो वो इंटरमीडिएट कहलाता है। और स्वतंत्र चर के परिसर, अर्थात जो ये रेंज दे रखी है, इस रेंज के बाहर x की कोई वैल्यू, जैसे 2005 कह दिया जाए, 1945 कह दिया जाए, उसके मान के संगत f ऑफ x का मान ज्ञात करने की विधि एक्स्ट्रापोलेशन या बहिर्वेशन कहलाती है। जैसे मैंने लिखा है कि वर्ष 2005 में जनसंख्या का यदि आकलन करना होता है तो यहाँ पर आपके पास में क्या जनसंख्या होगी, वर्ष 2005 में, या फिर आपको 1945 में भी कह सकते हैं, तो वो विधि आपके पास में एक्स्ट्रापोलेशन कहलाती है कि 1945 या 2005 में जनसंख्या ज्ञात करने की विधि एक्स्ट्रापोलेशन कहलाती है। तो ये था आपके पास में इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन, जिसकी रिक्वायरमेंट क्यों थी और वो किसको कहते हैं, कि इंटरपोलेशन किसको कहते हैं और एक्स्ट्रापोलेशन किसको कहते हैं। अब देखिए इस विधि के अंतर्गत अपन कैसे वैल्यू निकालते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए इंटरपोलेशन सबसे पहले अपन देखते हैं कि इंटरपोलेशन के लिए कौन कौन सी विधियां हैं जो अपन यूज करते हैं। तो देखिए एक मेथड अपन प्रीवियस क्लास, अर्थात अपन 12th क्लास में पढ़ते थे, ग्राफिकल मेथड ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। तो अपन आलेखीय विधि के बारे में जानते हैं, वो फर्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास में, या फर्स्ट मेथड कह सकते हैं इंटरपोलेशन का। सेकंड मेथड है मेथड ऑफ कर्व फिटिंग, अर्थात वक्र आसंजन विधि। और तीसरा है परिमित अंतरकलन विधि, मेथड ऑफ कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस। अपन फर्स्ट चैप्टर में फाइनाइट डिफरेंस के बारे में पढ़ा था आपने, और अब अपन इसी मेथड का उपयोग करते हुए यहाँ पर इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन को ज्ञात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि ग्राफिकल मेथड क्या होता है और मेथड ऑफ कर्व फिटिंग क्या होता है। अब देखिए ग्राफिकल मेथड के अंतर्गत अपन क्या पढ़ते थे कि आपके पास में x की कुछ वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू ज्ञात होती थी। अब आपके पास में उन वैल्यू में से आपके पास में एक x की वैल्यू ऐसी होती थी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपन को फंक्शन की वैल्यू पूछी जाती थी, या फिर ऐसा कह दिया जाता था कि आपके पास में वर्ष दिए हुए हैं और उस वर्ष के कॉरस्पॉन्डिंग जनसंख्या दे रखी है, उसमें से एक वर्ष के कॉरस्पॉन्डिंग अपन को जनसंख्या को पूछा जाता था। तो अपन क्या करते थे, उन x और y के जो क्रमित युग्म था, ऑर्डर पेयर था, उन ऑर्डर पेयर को xy समतल में, अर्थात xy प्लेन में उस पॉइंट के द्वारा उसको डिनोट करते थे, और फिर उन पॉइंट को क्या करते थे, आपस में मिलाते थे। मिलाने पर एक कर्व बनता था। अब उस कर्व पर अपन क्या करते थे, एक कोई भी x की वैल्यू डिनोट करते थे। जैसे मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आपके पास में ये कोई एक xy समतल है, ये x है और ये y है, ये आपके पास में कोई पॉइंट है। अब मान लीजिए आपके पास में x की कोई वैल्यू 1 है, उस पर आपके पास में f ऑफ x की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये x एक्सिस है और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास में ये y एक्सिस थी। तो x बराबर y पर फंक्शन की वैल्यू 2 है, मतलब ये पॉइंट कहीं यहाँ पर आता था। अब x बराबर मैं ले लेता हूँ 1.5 पे f ऑफ x की वैल्यू आपके पास में 3 है, तो x बराबर 1.5 यहाँ आएगा और x की वैल्यू 3 यहाँ आएगी। इसी प्रकार 2 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आपके पास में 4 आ जाएगी। तो ये आपके पास में
पॉइंट आते थे। अब अपन क्या करते थे, फ्री हैंड से इसको अपन क्या करते थे, मिलाते थे जो भी आपके पास में पॉइंट आता था। मान लीजिए ये कोई इस प्रकार का कोई कर्व मान लीजिए आपके पास में आता था। अब अपन को कहा जाता था कि आपके पास में x बराबर 1.7 पर f ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो x बराबर 1.7 कहाँ, यहाँ आपके पास है 1 है, ये 2 है और ये 1.5 है। 1.7 का यहाँ पर था, ये मान लीजिए आपके पास में कोई 1.7 है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को यहाँ से डॉट करते हुए इस रेखा से मिलाता हूँ। तो ये आपके पास में इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है, 1.7 है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग यदि अपन इसको इधर अपन y एक्सिस से मिलाएंगे तो वो f ऑफ x होगा। मान लीजिए ये आपके पास है 1 2 3 और ये 3 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसा आएगा। तो ये वैल्यू आपके पास में आ गई f ऑफ x की। तो x की अज्ञात वैल्यू आपके पास में जो गिवन थी, उस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग अपन ने फंक्शन की वैल्यू निकाली इस ग्राफ से। लेकिन दिक्कत ये आती है कि जब ये वैल्यू अपन निकालते हैं तो अपन को जो पॉइंट डिनोट करने में अपन को माइनर मिस्टेक कर देते हैं। तो आपके पास में जो ये वैल्यूज आती है, ये वैल्यूज आपके पास में एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देती है, अर्थात जिसको अपन कहते हैं सन्निकटन मान है, वो आपके पास में नहीं देता है। थोड़ी बहुत आपके पास में उसमें डिफरेंस है या त्रुटि आ जाती है। तो ये था आपके पास में ग्राफिकल मेथड। अब अपन देखते हैं और कौन सा मेथड है। तो उसके बाद में आपके पास में देखिए मेथड ऑफ कर्व फिटिंग। तो मेथड ऑफ कर्व फिटिंग के अंतर्गत अपन कोई भी जो फंक्शन लेते हैं उस फंक्शन का अपन को प्रकार पता होना चाहिए कि आपके पास में लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। फिर उस फंक्शन के अंतर्गत अपन ने लीस्ट स्क्वायर मेथड का उपयोग करते हुए वो अपन वैल्यू निकालते हैं। लेकिन इस विधि की भी एक प्रॉब्लम है कि जब आपके पास में इसमें जो आपके पास में आर्ग्यूमेंट, अर्थात जब x की आपके पास में बहुत सारी वैल्यू गिवन हो, अर्थात 10 से अधिक वैल्यू गिवन होती है, तब ये विधि आपके पास में बहुत ज़्यादा जटिल हो जाती है। इसलिए इस विधि को भी अपन ज़्यादा उपयुक्त नहीं मानते। थर्ड अपने पास में जो मेथड है वो है परिमित अंतरकलन विधि या मेथड ऑफ कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस, जिसका अध्ययन अपन न्यूमेरिकल एनालिसिस के बीएससी सेकेंड ईयर में अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि इस मेथड के क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है, अर्थात आपके पास में गुण देखते हैं मेरिट और डीमेरिट क्या क्या है। मेरिट तो यह है कि इस विधि में अपन ने कहा था कर्व फिटिंग में कि जो फंक्शन है उसका प्रकार ज्ञात होना चाहिए, लेकिन इस विधि में फलन के प्रकार का ज्ञात होना आवश्यक नहीं है कि ये फलन किस प्रकार का इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या फिर कोई दूसरे प्रकार का आपके पास में लॉगरिथमिक है, एक्सपोनेंशियल है, उसका ज्ञात होना अपने लिए जरूरी नहीं है। पहली इसकी मेरिट तो ये हो गई, अर्थात किसी भी फंक्शन की अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरी विधि यह है कि जो आलेखी विधि अर्थात अपने ग्राफिकल मेथड पढ़ा था उसके कंपेयर में जो इस विधि से अपन को जो वैल्यू प्राप्त होगी या प्राप्त मान होगा वो अधिक सन्निकटन, अर्थात आपके पास में बहुत ही ज़्यादा आपके पास में एक्यूरेट वैल्यू देगा तथा विश्वसनीय होते हैं, मतलब आपके पास में ट्रूथेबल होते हैं, जिसके ऊपर अपन विश्वास कर सकते हैं कि ये वैल्यू आपके पास में सही है। और ये विधि है वो साधारण परिकल्पना पर आधारित है। इसमें कोई आपके पास में ज़्यादा अपन को कोई कल्पना नहीं करनी पड़ती है कि आपके पास में इसमें किस प्रकार से अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे या किस प्रकार से अपन इसकी कल्पना करके उसको बढ़ाते हैं, ये ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखिए ये तो इनके गुण थे। अब इनके आपके पास में एक दो डीमेरिट्स भी है जिसको अपन दोष कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके पास में जो आपके पास में आंकड़े दिए होते हैं टेबल में, जैसे अपन ने ये टेबल ली, इस टेबल में ये आपको आंकड़े दिए हुए, इस आंकड़ों से अपन ये निश्चित नहीं कर पाते कि ये आपके पास में जो आंकड़े गिवन है ये फाइनाइट डिफरेंस मेथड अर्थात परिमित जो अंतरकलन विधि है उसके लिए पर्याप्त है या नहीं। अर्थात अपन ये नहीं कह सकते कभी कभी को जो आपके पास में आंकड़े दे रखे हैं ये अपन को इस परिमित अंतरकलन विधि का प्रयोग करने के लिए अपने पास में पर्याप्त है, या फिर इसमें से कोई आंकड़े ऐसे भी होंगे जो कि आपके पास में इस मेथड में कोई कमी आ जाएगी। तो अपन ये पहले देख नहीं पाते कि ये आंकड़े इस मेथड के लिए पर्याप्त है या अपर्याप्त है। कभी कभी देख नहीं पाते, ज़्यादातर केस में अपन को पता चल जाता है। और सेकंड इसकी डीमेरिट्स है कि आपके पास में अंतर्वेशन की अपन बहुत सारी विधियां पढ़ेंगे यहाँ, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस, गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस, स्टर्लिंग, डिसल, लैग्रेंज। तो अपन को डेटा के आधार पर अपन एकदम जस्टिफाई नहीं कर पाते कि इसमें से अपन कौन सी अंतर्वेशन की विधि लगाएं ताकि अपना जो आंसर है वो एकदम सटीक और
ज़्यादा इजीली तरीके से आ जाए, तो उस विधि का अपन को निर्धारण करना है वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को देख के अपन को एकदम दिमाग में नहीं आता कि इसमें से कौन सी मेथड अपन लगाए ताकि ये जो क्वेश्चन गिवन है वो उस विधि से अधिक सरल और आपके पास में सिंपल हो जाए। तो ये विधि का आपके पास में निर्धारण करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो ये आपके पास में इसकी डीमेरिट्स थी। अब अपन आज के लेक्चर में इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन परिमित अंतरकलन विधि को स्टार्ट करेंगे और उसमें किस किस प्रकार के आपके पास में मेथड आते हैं उस मेथड का अपन 1 बाय 1 बात करेंगे।